गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज जनसत्ता का जो है संपादकीय है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, चीज़ों को सही तरीके से निरूपित करेंगे। तो जो आज का कंटेंट है, जो विषय, वो है चिकित्सा का अनैतिक व्यापार। तो चिकित्सा का अनैतिक व्यापार जो है, आप ऐसे समझिएगा, भारतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में धन उगाही की जगह जगह पे बात हुई है, खुलासे हुए हैं, कुछ सही दवाओं के अंतर्गत कुछ नकली दवाओं का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, स्वास्थ्य को किस प्रकार से नकारा जा रहा है। सरकारें अभी तक जो है आंख बंद करके बैठी थी, पर जैसे उत्तर प्रदेश में नीट एग्ज़ाम मतलब इंडिया में नीट एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आयुष विश्वविद्यालय में दाखिले की बात आती है, तो किस प्रकार से नीट क्वालिफाई छात्रों को एक तरफ कर दिया जाता है। मतलब कहने का ये है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप नीट क्वालिफाई किए हैं चाहे नहीं किए हैं, यदि आपके पास अच्छा बजट है, पैसा है, तो आपको एडमिशन पहले पायदान पर मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका खुलासा हो चुका है। तब से जो आयुर्विज्ञान और जो है आपका कह सकते हैं पूरा चिकित्सा जो है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे डॉक्टर हो, सब लोग उसकी घेरेबंदी में आ गए हैं और तमाम तरह की जांच पड़ताल इस समय चल रही हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, भारत के संविधान में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, दे आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे देशवासियों को दिया गया है, जिसमें से स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब बोलिए किस प्रकार से संविधान और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो आप उसको 2 मिनट में बंद करवा सकते हैं। बस आपको ये याद रहे कि आपका जो स्वास्थ्य मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मगर देश का नागरिक स्वास्थ्य को लेकर सर्वाधिक प्रताड़ित है। पर देखिए वास्तविकता ये देखिए, जब स्वास्थ्य की बात आती है हमारे भारतीय देश में, तो किस प्रकार से प्रत्येक लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। ठीक है, जो दवाएं 20 रुपये की हैं, डॉक्टर अपनी मर्जी अनुसार 2000 तक ले सकता है। कुछ भी बेड चार्ज कर ले, एक बार अपना फीस लेता है, परामर्श शुल्क फिर ले सकता है। हालांकि जो दवाओं को किस दर पे बेचना है, जो जांच संबंधी बड़े बड़े पैथोलॉजी लैब हैं, एक्सरे हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सबकी जो है कि सरकारी फीस लिखी है और उसका संचालन, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कि क्रम वाइज बांटा गया, पर कोई चीज़, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर दवाओं के निर्माण तक पूरा क्षेत्र अविश्वसनीयता से भरा पड़ा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अनायास आप स्वास्थ्य और दवाओं के खर्चों के कारण देश के 3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि अनावश्यक रूप से यदि आप बीमार होते हैं, कभी गलती से हॉस्पिटल की रुख की तरफ चले गए, तो हो सकता है कि उसी महीने, उसी साल आप गरीबी रेखा के भी नीचे आ जाएं। मतलब इतना आपका शोषण हो जाता है, इतना आर्थिक रूप से आपको अक्षम बना देंगे, पूरा पैसा जो है आपका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे। यहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिजनों को बचाने के लिए बेचारे अपने खेत तक गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, संपत्ति बेच देते हैं। ये है इनका शोषण। अब बचें ना बचें कोई मतलब नहीं है। देश के आम नागरिक के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए आज पूरा चिकित्सा तंत्र एक बड़े परिवर्तन की मांग कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश का द्वार ही पैसे की प्राथमिकता से खुलता है। तो ये हकीकत बात है, जब तक भारत जैसे देश में शिक्षा की पढ़ाई, मतलब चिकित्सा की पढ़ाई इतनी महंगी होगी, तब तक ये सारी चीज़ें रुक नहीं सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति इससे प्रताड़ित है, पीड़ित है। MBBS MD आप MS बन रहे हैं, 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया लग रहा है कम से कम। अब बोलिए, मतलब जो करोड़पति वही इस पढ़ाई को अपने परिवार वालों को पढ़ा सकता है। अन्यथा दोस्तों आज गाँव में स्थिति वो है कि बेचारे डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। इसका सारांश मतलब ये है कि डेली कमाना, डेली खाना। तो ऐसे में इतनी बड़ी जो है राशि अपने बच्चों के ऊपर कैसे लोग देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भैया लोन ले लीजिए, एजुकेशन लोन मिलता है। अरे मेरे भैया एजुकेशन लोन मिलता है, ले लीजिएगा आप। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों।
इसीलिए अभी हुआ है ना कि हॉस्पिटल की तरफ यदि आपके परिवार का कोई सदस्य गया तो वो 1 महीने के अंदर या उसी साल जो है गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। तो ये भी हकीकत है। जब आपके परिवार का कोई एक व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में जाके पढ़ाई करता है, BMS हुआ, BHMS हुआ, तो परिवार की रीढ़ टूट जाती है। अब उसी को पढ़ा लिखा ले और फिर दरिद्रता की जीवन जिए। उसको पता है कि कल कोई ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं, इसीलिए कभी बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि कोई भाई अपने भाई को इतनी महंगी पढ़ाई कराए। ठीक है, जो समय की मांग है, किसी से छुपा नहीं है। समय समय पर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही। मध्य प्रदेश में चर्चित व्यापक घोटाले के बाद लगा था कि आने वाले समय में देश का चिकित्सा क्षेत्र साफ सुथरा हो सकेगा, मगर इसी राज्य में एक बार फिर नर्सिंग घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। तो आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से व्यापक घोटाला हुआ था, तमाम तरह की जांचें हुई थी, तमाम तरह के अधिकारी आला अफसर नापे गए थे, तो पूरे राज्य में मानो एक सही मैसेज गया कि अब लगता है कि जो इस तरह की घोटाले हैं उन पे रोक लगेंगी, इस प्रकार के कार्य भविष्य में नहीं होंगे। पर देख सकते हैं ये चीज़ महंगी शिक्षा और निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की अनैतिक वसूली के चक्रव्यूह से निकलकर चिकित्सा पेशा अपनाने वालों से समाज सेवा की उम्मीद बेईमानी है। अब ये बताएं, कई लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक संगठन बना के चिकित्सा के क्षेत्र में सही गलत का निर्णय उठाते हैं, पर ऐसे लोग भी पूरी तरह से पैसों के माध्यम से संचालित होते हैं। जो पैसा देगा उसी का कार्य होगा। भारत में मरीज परीक्षण शुल्क का कहीं कोई पैमाना नहीं है। भारत पहली बार शुल्क अदा करने के बाद मरीज कितने समय तक निःशुल्क परामर्श ले सकता है, इसका निर्धारण भी इस सेवा क्षेत्र में नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये है, आपको कोई बीमारी हुई, आप किसी सर्जन, कोई स्पेशलिस्ट के पास गए, तो उनका जो है एक परामर्श शुल्क होता है 500, 600, 1000 रुपये, 200। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब एक बार शुल्क देने के बाद अब कितने समय तक ये शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कुछ नहीं, जब जाएंगे दूसरे दिन भी जाएंगे आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। देश में अधिकतर चिकित्सक दूसरे दिन से ही मरीज से फिर परामर्श शुल्क की मांग करने लगते हैं। पैथोलॉजी जांचों में सरकारी स्तर पर दर निर्धारण का अधिकार जिला स्वास्थ्य अधिकारी को होता है, मगर देश के अधिकांश जिलों में वर्षों से नई दरें लागू नहीं हुई हैं। जिले के चिकित्सा अधिकारी भी इस कर्तव्य को भूल चुके हैं। अधिकतर निजी पैथोलॉजी में जांच दरें महंगी होने की वजह उनके संचालकों को हर जांच में कमीशन का एक हिस्सा चिकित्सकों को देना होता है। दूसरी तरफ देश में दवाओं के निर्माण से लेकर उनके विक्रय तक पूरा उद्योग विसंगतियों से भरा पड़ा है। दवाओं की गुणवत्ता पर रखने वाली त्वरित प्रयोगशाला की कमी है। देश की जनसंख्या, दवाओं के निर्माण और खपत के आधार पर उनके विस्तार पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। देश में मात्र 3 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जहां से परीक्षण रिपोर्ट कम से कम 6 माह की अवधि में मिलती है। अब सोचिए, एक बार अगर किसी दवा का परीक्षण किया जा रहा है तो 6 महीने के बाद उसका रिपोर्ट तलब होगा, सबमिट होगा। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या बूम कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो रही है, और ऐसे में क्या है, स्वाभाविक है कि जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उसके साथ आएंगी। पर दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से स्वास्थ्य में इतना कम जो है कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है भारतीय सरकारों के द्वारा कि आप सोच नहीं सकते। भारतीय राज्यों में यदि देखा जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य बुरी तरह से चल रहा है, खिसक रहा है, तो वो कारण है कि जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा मानो जो बचा खुचा है इसको दे दो। पर अन्य देशों में ऐसा नहीं होता, इसलिए जल्द से जल्द भारत जैसे देश को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। राज्यों में दवा निरीक्षणों के 70% पद खाली, इसलिए दवाओं की दुकानों पर अब नियमित जांच नहीं होती। अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय दवा कंपनी द्वारा बनाई गई खांसी की दवा गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की। अब बोलिए, गाम्बिया एक देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल में, महाद्वीप में, अब हमारे देश की दवाएं वहाँ पे जाती हैं। और कोविड का जब काल था, वहाँ पे हम लोगों ने कितना अच्छा वैश्विक स्तर पर झंडे गाड़े कि भारत जैसा देश कितने भारी संख्या में लोगों को दवाएं भेज रहा है। ठीक है, और उसके बाद तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र हुआ, तमाम तरह के मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई हुआ, कोविड का टीकाकरण लोगों को भेजा गया। पर इस तरह की यदि खबरें आती हैं बाहरी देशों से, तो एक तरह का जो भरोसा है, जो बिलीव है, वो मिट जाएगा धीरे धीरे, और भारत जैसे देश की वो स्थिति होगी
कि फिर कोई दोबारा कोई देश इनसे दवा नहीं मंगाएगा, क्योंकि हमारे देश में ना हर चीज़ की कालाबाजारी है और उसको रोकने के लिए एक त्वरित टीम का निर्माण करने की आवश्यकता है। हर ज़िले में करिए आप लोग। उसके बाद भारत सरकार ने आरोपित कंपनी के उत्पादों की जांच के आदेश देने में लगभग महीने भर का समय लगा दिया। इससे पहले भी देश के जम्मू, मुंबई और गुरुग्राम में नकली उत्पाद से बच्चों के बीमार होने और मौत के मामले सामने आ चुके हैं, मगर कोई भी जांच सजा के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है। आप आए दिन देखते हैं कि गलत दवा की वजह से, ओवरडोज की वजह से, ठीक है, किसी पेशेंट की मौत हो गई। तो कभी कभार सुनते हैं फला दवाई 60,000 की है, फला इंजेक्शन 70,000 की है। तो ये जो है इतना महंगा नहीं है, इनका बस काला बाजारी करके इनके मूल्यों को बढ़ा दिया जाता है। और कोविड में तो ये हुआ था, कई उत्पाद पूरी तरह से इंजेक्शन नकली पाए गए थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, जब पूरी दुनिया काल के ग्रास में जा रही थी तो लोग पैसे बनाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे लोग किसके हो सकते हैं सके, आप सोच सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से कहता आ रहा है कि भारत सहित एशियाई देशों के 10% से अधिक दवा उत्पाद नकली है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 10% से अधिक दवा उत्पाद नकली है, मगर राजधानी दिल्ली सहित देश के महानगरों में मानक रहित गुणवत्ताहीन औषधियों के थोक विक्रय बाजार निर्मित हो चुके हैं। दवा माफिया इन बाजारों को संचालित कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में नकली दवा का कारोबार 35% तक जा पहुंचा है। कमीशन और सस्ती निवी दावों के माध्यम से इन दवाओं की पहुंच सरकारी दुकानों तक हो चुकी है, मगर सरकारों की तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका संचालन सरकार के द्वारा होता है, राज्य सरकारों के द्वारा होता है या केंद्र के द्वारा होता है, उसमें आपको बता दें न समय पे आपको डॉक्टर मिलेगा, न कोई सुख सुविधाएँ मिलेंगी। यदि आप डॉक्टर से दवा भी लेते हैं तो दवा काम नहीं करेगी। और यदि पहली बात तो दवाएं बहुत कम मिलती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। सही दवाएं जो होती हैं वो अपने क्लिनिक पे लेकर चले जाते हैं, कहीं दूसरे डॉक्टर को बेच देते हैं, ये हकीकत है। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे बहुत कम समय देते हैं, अपने क्लिनिक पे ज़्यादा समय देते हैं। कभी कभार तो कह देते हैं हाँ भैया हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, हम यहीं पे हैं, वहाँ 2-3 दिन के लिए अवकाश है। या तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहरी दवाएँ मरीज को लिख देती हैं, जिससे उनका जो है बिल बैठ जाता है और डॉक्टर्स को कमीशन जाता है उस फार्मासिस्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें भी अनैतिक हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का निर्माता देश होने के साथ विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक है, ठीक है। सबसे बड़े दवा का जेनेरिक दवाओं की बात किया जाए, जेनेरिक दवाओं का मतलब दोस्तों होता है जो नॉन ब्रांड की आती हैं, जो ब्रांडेड नहीं होती हैं, उन्हें जेनेरिक कहा जाता है। क्योंकि ब्रांड जो दवाएँ होती हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, मतलब प्रचार प्रसार में उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, तो ऐसी दवाओं का जो है कि वैसे ही रेट हाई हो जाता है। और जेनेरिक दवाएं हैं सीधे मैन्युफैक्चरिंग हुई, फलाने के यहाँ आ गई, जाइए वहाँ से खरीदिए, इसलिए सस्ती होती है। गुणवत्ता नियंत्रण न होने से देश की व्यापार की छवि खराब होती है। इनमें भी 15 से 30% दवाएं इसलिए मानक रहित हैं कि उनका कच्चा माल चीन जैसे देशों से आती घटिया दर्जे का उत्पादन, जिसे यूरोप सहित विश्व के अनेक देशों में प्रतिबंधित किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना जैसा देश पूरी दुनिया में मशहूर है कि अपने उत्पाद कभी भी 100% किसी भी देश को अब मशीनरी में प्रयोग नहीं करता है। घटिया और चीफ माल वो देता है, पूरी दुनिया जानती है। और कुछ देश इस वजह से, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी कि नहीं भैया हम तुमसे दवाओं की जब बात होगी तो स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे। पर भारत जैसे देश में चंद पैसे की लालच की वजह से लोग चीन से ही माल जो केमिकल होता है निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। मगर सस्ता होने के कारण भारत की छोटी दवा निर्माता कंपनियां इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। भारत में इस सेवा क्षेत्र की बड़ी खामी दवाओं के मूल्य नियंत्रण की है। सरकार ने नामी दवाओं कंपनी को उनकी अनुसंधान लागत के आधार पर कीमत तय करने की आज़ादी दी है। देश में एक ही फार्मूले पर आधारित अलग अलग कंपनियों के दवा मूल्यों में ज़मीन आसमान का अंतर, अनुसंधान खर्चों में बढ़ोतरी दिखाकर हर 6 माह में दवाओं के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। सरकार को जीवन रक्षक दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की बात करती है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसी दवाओं की संख्या देश में बिकने वाली दवाओं का 5% भी नहीं है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की अनुमति सस्ती दवाओं की उपलब्धता के मकसद से दी गई थी, मगर इन दवाओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य ब्रांडेड दवाओं के मूल्य से वसूली कम अंकित किया जाता है। यह विक्रेता पर निर्भर करता है कि वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कितनी अधिक छूट ग्राहक को देता है। तो आप जाते होंगे कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो कंपटीशन के दौर में, भैया देखिए
कंपटीशन की दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो ऐसे में कुछ मेडिकल सोचते हैं कि हमारा नाम हो, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ। ऐसे में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं पे छूट देते हैं। कुछ दवाओं पे 10, 5, 20, 25, 50 तक देते हैं, पर ये चीज़ें हर जगह नहीं हैं। सन 2008 में केंद्र सरकार की पहल कीमत पर ग्राहकों को दवा उपलब्ध कराने के लिए देश में जन औषधि केंद्र खोले गए, लेकिन इन दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता आज तक नहीं है। आज जब से हमारे भारत में प्रधानमंत्री 2014 से आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से कह रहे थे कि हम जो है कि आयुर्वेद दवाओं का प्रचलन बढ़ा देंगे, क्योंकि आयुर्वेद दवा एक ऐसी दवा है जिससे जो मानव स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। मानव ऑर्गन जो है, शरीर के कुछ विशेष जो अंग हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, या फिर कहें कि 0% उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। पर ये जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनका जितना फ़ायदा होता है बाद में नुकसान भी होने लगता है। बहुत सारे दिलासे दिए गए, पर दोस्तों आज भी वो किस प्रकार से फाइलों में बंद हैं, इक्के दुक्के संचालित किए गए, फिर बाद में बंद हो गए। डॉक्टरों दवाओं के साथ उनके समक्ष जेनरिक लिखना अनिवार्य किया गया है, मगर 5 चिकित्सकों ने भी इसकी अनुपालना को नहीं समझा। इस संहिता के अनिवार्य को कानून मंत्रालय वर्षों समीक्षा कर रहा है। अब देख रहे हैं कानून भी बना है कि ज़्यादातर डॉक्टर जो है जेनरिक दवाओं को लिखे मरीजों के लिए, जिससे उनका जेब खर्च कम पड़े, पर कोई कुछ नहीं सुनता है। आपको बता दें, जो आप लोग सोचते नहीं भ्रष्टाचार है, अभी इतना जल्दी बदलाव नहीं आएगा। अगर सरकार चाहते तो एक दिन में बंद करा सकती है। आप भूल गए स्लॉटर हाउस, जहाँ पर मवेशियों को काटा जाता था रातों रात। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने पूरा का पूरा सफाया कर दिया। पर जब पूरा तंत्र सिस्टम उससे जुड़ा है तो व्यापक स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। चिकित्सकों द्वारा हतोत्साहित किया जाता रहा है। अधिकांश दवा कंपनियां चिकित्सा दवा लिखने के लिए महंगे तोहफे, जबकि भारतीय कानून में आरोप है। कभी कभार क्या होता है, कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यदि कोई चिकित्सक है उनकी दवाओं को लिख रहा है तो उन्हें भेंट के रूप में बड़ी बड़ी सामान्य तोहफे दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से चिकित्सा क्षेत्र में ये प्रतिबंधित हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। गरीबों को इलाज के लिए 4 आयुष्मान योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो गए, अस्पतालों को फ़ायदा पहुंचाने वाली। मैं आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एक रिपोर्ट निकल के आई थी। एक बड़ा संगीन मामला था, किसी आदमी को डेंगू हो गया था, उसका प्लेटलेट्स बहुत ही नीचे चला गया था। फिर बाद में बात आई कि इन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाना है, तो सोचिए आनन फानन में और एक बाहरी बिचौलिए के। इसलिए यदि आप अपने हॉस्पिटल में स्टाफ रखते हैं तो बड़ा सोच समझ के रखिएगा कि इस प्रकार की हरकतें वो ना करें। चंद पैसों के लालच में वो गया, मौसम्बी का जूस दे दिया और लोगों ने चढ़ा दिया, और कुछ समय के बाद मरीज़ की मौत हो गई। फिर जब जांच पड़ताल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें निकला कि भैया इनके ब्लड में तो अधिक मात्रा में जो है कि मौसम्बी का जूस निकला है। उसके बाद सारे लोग सचेत हो गए और उस हॉस्पिटल के ऊपर, उस चिकित्सक के ऊपर जो है कि बुलडोजर चला दिया गया। मतलब चिकित्सक को हटा के उसके हॉस्पिटल पे चला दिया गया, और जो भी डिग्रियां थीं वो छीन ली गई, अवैध कर दी गई और उनको सज़ा हो गई। तो आप लोग सचेत रहें, कौन किस तरह की दवाएं दे रहा है। कभी कभार ना समझ में आए तो जाके यूट्यूब पे सर्च किया करिए कि इन दवाओं का क्या महत्व है, एक्चुअल में क्या रेट है। ठीक है, निसंकोच आप पूछा करिए कि डॉक्टर साहब कौन सा इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। थोड़ा सा बातचीत किया करिए ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप भी जागरूक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय।